वेलकम टू फिजिक्स पल्स, जहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। तो आज हम एक क्लास 12th की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। काफ़ी शानदार सीरीज रहती है और काफ़ी अच्छा सिरदर्द भी बन जाती है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। अब पहला चैप्टर हमारे फिजिक्स का ये बनता है क्लास 12th का। अब यहीं से कुछ बच्चों का क्या होता है कि भरोसा उठने लग जाता है, क्योंकि धीरे धीरे तो चार्ज तक समझ में आती है, चार्ज की थोड़ी कहानी समझ में आती है, प्रॉपर्टी समझ में आती है, फिर लास्ट में जैसे ही कैपेसिटेंस तक की बारी आती है तब तक पूरा विश्वास ही उठ जाता है कि यार अब फिजिक्स भी हम लोगों की कुछ समझ में आने वाली है। तो अभी मंजिल दूर नहीं है, इसलिए हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिससे फिजिक्स पर विश्वास आपका बना रहेगा। आज हम एक शानदार सीरीज, शानदार चैप्टर के साथ हम अपने फिजिक्स की स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए, जो कि चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सुनने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, वैसे ही हम इस चैप्टर को बहुत मामूली सा और ऐसा आपके लिए बना देंगे कि इजी कॉन्सेप्ट के साथ में कि आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली अगर मैं सीरीज की बात करूं या इस चैप्टर की बात करूं तो उस चैप्टर के अंदर मैं क्या देखने वाला हूं। इस चैप्टर के अंदर एक ही ऐसा राजा होगा जो पूरी प्रजा को परेशान करके रखेगा, आसपास के देशों में खलबली मचाकर रखेगा, और वो राजा होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर चार्ज। लेकिन राजा की खास बात पता क्या रहेगी इस चैप्टर के अंदर? बहुत से राजा आपने देखे होंगे कि युद्ध भूमि में जाकर युद्ध लड़ेंगे, मतलब अपने महल को, अपने राजपाट को छोड़कर वो रणभूमि में जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर का राजा आराम से अपने बिस्तर पर रेस्ट करते हुए और खलबली मचाएगा। तो ऐसा ही कमाल मचाने के लिए उस राजा का नाम है चार्ज। तो अब चार्ज मतलब यहां इस सीरीज के अंदर बिल्कुल अपना आराम से रेस्ट में बैठा होगा, और हम वो रेस्ट में बैठा चार्ज क्या इफेक्ट दिखा सकता है, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से क्या इफेक्ट बन सकते हैं, हमें वो सारे इफेक्ट एक रेस्ट में बैठे चार्ज की वजह से डिस्कस करने हैं। तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, हम इसको एक चैप्टर मानकर शुरुआत करते हैं कि यार एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है क्लास 12th का। हमें इसको चैप्टर नहीं मानना, हमें इसको एक युद्ध मानना है कि हमारे सामने एक जंग है और वो जंग हमें जीतनी है, जिसकी शुरुआत हमारे एक वर्ड चार्ज से होगी। मींस अब जब प्रजा अपने राजा के रूल्स फॉलो कर लेगी, राजा के बिहेवियर को समझ लेगी, राजा की शक्तियों को समझ लेगी, तो वो प्रजा राजा के साथ में तालमेल बिठाने में बड़ी आसानी फील करेगी। तो इस चैप्टर तक आगे तक जाना है, लास्ट तक बने रहना है, फिजिक्स पर भरोसा बनाए रखना है, तो पहले बस चार्ज को समझ लेना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बार बार जो कुछ करने वाला होगा वो चार्ज ही होगा, कोई और अदर एक्टिविटी होने वाली नहीं है। चलिए अब बातें खत्म करते हैं और अपना क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी जो लेक्चर आ रहा है ये आ रहा है नवंबर में। बेसिकली अब ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कि पहली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेगा। आई थिंक उसने सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, सारी 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अब तो अपना रिवीजन, अपने PYQs लगाने में मस्त होगा। लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद, एक आशा के साथ में एक ऐसी तरीके से इस चैप्टर को आपके दिमाग में डालने वाले हैं कि आप वाकई में बोलोगे कि सर हिट्स डिफरेंट, मजा आ गया सर, कुछ तो अलग था। तो अपना इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। शुरुआत में क्या होता था, इस चैप्टर की खोज हुई कैसे, हमें नहीं पता था कि कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का चैप्टर भी बनने वाला है। शुरुआत के साइंटिस्ट के द्वारा एक ब्रांच फिजिक्स की बनाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज बनाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर हम दो बिहेवियर डिस्कस करने लगे। एक बिहेवियर था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स। सेकंड बिहेवियर था इलेक्ट्रोडायनामिक।
इन दोनों बातों का कंक्लूजन बनाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट को। शुरुआत में नहीं पता था कि चार्ज का मैग्नेट के साथ में क्या रिश्ता है और मैग्नेट का चार्ज के साथ में क्या रिश्ता है। अभी मैं जो बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पहले एक ब्रांच थी, फिर इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक में। अब यार डायनामिक तो सर ये कौन सी सीरीज आ गई? अरे भाई इलेक्ट्रोडायनामिक का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो राजा साहब है ना वो युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, मींस वो मूव होंगे, वो कहीं ना कहीं मूव होंगे, एक जगह पर बैठे हुए नहीं रहेंगे। मैं कह सकता हूं जो मेरे इस चैप्टर का राजा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, दोनों के बीच में सेतु का काम करेगा हमारा चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, हमारे राजा साहब आराम से बैठे हुए अपने एक सिंहासन पर अपनी प्रजा को, अपनी जनता की सेवा कर रहे होंगे। मींस मैं कह सकता हूं कि राजा साहब पड़े पड़े आराम कर रहे होंगे, रेस्ट में बैठे रहेंगे। और वो राजा कौन है? इधर भी राजा चार्ज ही है। मींस दोनों जगह पर शासन करने वाले राजा एक ही हैं, जो कि है हमारे चार्ज। चार्ज का दो पार्ट्स में इफेक्ट देखा जाएगा, एक तो जब वो बिल्कुल रेस्ट में होगा और दूसरा जब वो मूव हो रहा होगा। बीच की कोई कंडीशन नहीं है, बीच की कोई कंडीशन नहीं है। बीच की तीसरी कंडीशन होती है, उस कंडीशन पे हमें बात नहीं करनी क्योंकि हम बायो नहीं पढ़ रहे, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो हमारी सिर्फ दो ही कंडीशन है कि जो एक चार्ज है जिसकी बिहेवियर को, जिसके इफेक्ट को हमें स्टडी करना होता है, वो दो तरीके से स्टडी करना होता है। एक होता है चार्ज एट रेस्ट मानकर स्टडी करना और दूसरा चार्ज इन मोशन या मूविंग चार्ज मानकर स्टडी करना। देखो ये बातें बाद की होंगी कि चार्ज लगातार भाग रहा है या रुक रुक कर भाग रहा है या स्पीड सेम है या स्पीड उसकी डिफरेंट है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमारी इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये इसका लेना देना कहां से आएगा? इसका लेना देना आएगा चैप्टर हमारा जो बनेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक। चलिए तो अब हम इसको छोड़ देते हैं, अभी हम इस पर आ जाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम क्यों पड़ा है और क्या इसके अंदर होने वाला है। अगर मैं अपने इस फिजिक्स की ब्रांच की बात करूं और ब्रांच के इस वर्ड की बात करूं, दैट वर्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारा चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है हमारा रेस्ट। और चार्ज वर्ड जो आया है वो आया है हमारे ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रम से। ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रम से जो हमारा वर्ड आया है उसको हमने क्या बोला है? चार्ज। हम पहले इसको इलेक्ट्रम के नाम से जानते थे और हमने अपने हिसाब से इसको क्या बोलना शुरू कर दिया? चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक के मैंने दो पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए मैंने? दो पार्ट। कि भैया एक तो है इलेक्ट्रो और भैया दूसरा है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। मींस इस पूरे चैप्टर के अंदर एक चीज नहीं होने वाली कि कंडीशन रेस्ट से किस में आने वाली? मोशन में नहीं आएगी भाई साहब। कहीं भी चार्ज को ये नहीं कहा जाएगा कि चार्ज इज मूविंग, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा चार्ज इज ट्रांसफर। हाँ भाई दोनों में डिफरेंस है। ट्रांसफर करेंगे तो हम उठा उठा कर, पकड़ पकड़ कर, लेकिन मूविंग में फ्लो का सेंस आ जाएगा। ट्रांसफर में और मूविंग में डिफरेंस है। इस सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में। और चार्ज जो होगा वो हमारा एक रेस्ट पोजीशन में होगा, जिसके कारण हम ये देखेंगे कि ये पहला पॉइंट
पहला पॉइंट, व्हाट प्रोड्यूस। भाई अगर ये युद्ध में नहीं जा रहा है तो भाई ये क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है तो छोड़ो, क्या फील कर सकता है, क्या एक्सपीरियंस कर सकता है भाई हमारा चार्ज, और क्या प्रोड्यूस कर सकता है हमारा चार्ज। यही दो बातों का हमें पता लगाना है इस पूरे चैप्टर में। कि चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, चार्ज हमारा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बैठता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है, चार्ज को जब मैं किसी खुले सरफेस पर छोड़ दूं तो क्या होता है, चार्ज को जब मैं बंद किसी स्पेयर के अंदर जब मैं बंद कर दूं, स्पेयर में तो बंद ही नहीं होगा, किसी सरफेस के अंदर जब मैं क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज को पैक कर दूं तो क्या होता है, तो फ्लक्स बनता है जी। तो बनना है ना, तो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है वो सारी बातें हम लोग देखेंगे चार्ज को लेकर। जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, चार्ज जो फील करता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट टॉपिक बनता चलेगा। क्या बना रहा है, फील्ड बना रहा है। पढ़ लो इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड में क्या हो रहा है, महसूस कर रहा है पोटेंशियल, पढ़ लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे चार्ज को कहां भर लिया तुमने, भर लो, पढ़ लो कैपेसिटेंस। तो ऐसे ऐसे हम लोग तीनों टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो भैया हमारा चार्ज रेस्ट वाला क्या कर सकता है, क्या फील कर सकता है, और रेस्ट में रहकर उसके क्या इफेक्ट देखे जा सकते हैं, इन बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही मिलेगा इसके अंदर। क्या खोया क्या पाया, मींस क्या बनाया और क्या फील किया, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। द चैप्टर विच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑफ क्लास 12th electrostatic, it means it is the branch of physics in which we deals about the charge of rest position। भाई साहब शुद्ध भाषा में कहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक शाखा है भाई साहब फिजिक्स की, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट चार्ज। मेरे पढ़ाने का तरीका यार थोड़ा ऐसे ही रहता है कि मैं कभी इस बोर्ड पर इस जगह का सहारा लूंगा, कभी इस बैसाखी का सहारा लूंगा, कभी इस बैसाखी का सहारा लूंगा। मींस मैं थोड़ा जिगजैग तरीके से जहां भी मुझे जगह मिलेगी मैं वहीं पर पढ़ाना शुरू कर देता हूं। शुरुआत में ये रहेगा, जैसे हम लोग इसकी पीपीटी बना लेंगे, क्योंकि समय की वजह से भी थोड़ा पीपीटी बना नहीं पाए हैं, जब पीपीटी बना लेंगे तो आसानी रहेगी आपको नोट्स को लिखने में। बाकी मैं इसके नोट्स भी हैंड रिटन प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो थोड़ा अभी कोऑपरेट करना चीजों को, थोड़ा ये जो जिग-जैग है उनको एक पैटर्न में लिखने की। तो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करोगे चार्ज को, और चार्ज हमारी दो पोजीशन दिखाता है, एक रेस्ट की पोजीशन और एक मोशन की पोजीशन और एक हमारी रेस्ट की पोजीशन। तो इस पूरे क्लास 12th की सीरीज के अंदर, इस खतरनाक एनकाउंटर के अंदर हम बस यही देखेंगे कि भाई साहब ये चार्ज, दिल में मेरे चार्ज, और चार्ज मेरे दिल में बैठा है रेस्ट बन के, आराम कर रहा है इस पूरे चैप्टर में। मैंने इस चार्ज को रहने के लिए जगह दे दी, और रहने के लिए जगह दे दी तो मैं इसको अभी जब तक ये चैप्टर चलेगा अपने दिल से निकलने नहीं दूंगा, बिठा के रखूंगा, और जब तक ये बैठा रहेगा तब तक तुम भी बैठे रहोगे इस पूरे लेक्चर के दौरान। समझ के जाना है बस यहां से। चलिए अब अपना फालतू बातें खत्म करके अब आते हैं अपने टॉपिक पर। है क्या चीज ये चार्ज, क्या होता है ये चार्ज, कैसे पता चलता है ये चार्ज, किस शक्ति को बोला गया है चार्ज, किस भक्ति को बोला गया है चार्ज। ये कहा जाता है कि चार्ज हमने तुमने नहीं बनाया, ये तो भाई चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल।
मीन्स ये एक छुपी हुई शक्ति है जिसको हमें इस नेचर में शो कराना होता है। मीन्स चार्ज किसी भी मटेरियल की एक अंदरूनी प्रॉपर्टी है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है? जो बड़े बड़े स्कूल के गेट के बाहर हो जाते हैं वो मैटर नहीं, ये वो मैटर है जिसमें हम सारे अपने नेचर के सब्सटेंस को क्लासीफाई कर देते हैं कि ऑल विच इज अराउंड अस दैट इज नोन एज मैटर। या मैं या तुम या ये बोर्ड या फिर ये शूट करने वाला कैमरा या चलने वाली हवा या फिर कोई और, सब चीजें क्या कहलाई जाएंगी? मैटर कहलाया जाएगा। अब चार्ज किसी भी मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैं ये कह सकता हूं कि ये मैटर के अंदर आती ही आती है, लेकिन बस इसको हमें दिखाना होता है, इसके इफेक्ट को हमें जानना होता है, पहचानना होता है कि कब इस प्रॉपर्टी को हम उजागर करेंगे, कब इस प्रॉपर्टी के इफेक्ट देखे जाते हैं। तो चार्ज का इफेक्ट कब देखने को मिलता है और उससे पहले क्या हो रहा होता है मैटर के अंदर, क्योंकि ये छुपी हुई पावर है मैटर की, तो उससे पहले क्या चल रहा होगा, कैसे मैटर ने कैसे इस पावर को छुपा रखा है, इस चार्ज की पावर को। तो मैं ये कहता हूं कि किसी भी मैटर के पास में, किसी भी मैटर के पास में मैटर हैज वास्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। वास्ट अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब कूट कूट के धुआंधार चार्ज भरा रहता है। बट इन जनरल केसेस या बट इन जनरल केसेस व्हाई वी नॉट एबल टू सी The effect of charge। मतलब हमने देखा है यार, जनरल केसेस में ये देखा गया है, अधिकतर ये देखा गया है कि चार्ज है तो फिर चार्ज हमें फील क्यों नहीं होता। चार्ज को फील करें तो हम करें कैसे? अगर इतना ज्यादा चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर है तो फिर हमें वो फील क्यों नहीं हो रहा? वो हमें इसीलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि मैटर कंटेन, सुनते चलना एक एक लाइन बहुत करोड़ों की है, मैटर कंटेन बैलेंस चार्ज, मैटर कंटेन बैलेंस चार्ज है। बैलेंस चार्ज, बैलेंस शीट बना रहे हो ना। बैलेंस चार्ज का मतलब है कि संतुलित। वाह क्या हिंदी बताइए, जैसे कि हम 12th में आके हमें पता ही नहीं बैलेंस का मतलब क्या होता है। मतलब जो भी चार्ज है वो बैलेंस बनाए रखा है हमने। अब इतना तो आपको पता ही है कि यार चार्ज बैलेंस है तो इसका मतलब कोई दो चीजें होंगी तभी तो आप उसको बैलेंस कर रहे हो, कंपेयर करके ही तो बैलेंस किया जाएगा। अब एक चीज को क्या बैलेंस करोगे, यहां से ये और पता चल गया कि चार्ज इज ऑफ टू टाइप। चार्ज इज ऑफ टू टाइप। तुम्हारे पास्ट से प्रेजेंट में कूदते चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला मैटर कंटेन बैलेंस चार्ज, तो बैलेंस तो भाई दो लोगों को करोगे, बैलेंस तो भाई दो लोगों को किया जाता है। एक को कब से बैलेंस करने लग गए? तो इसका मतलब चार्ज अगर बैलेंस है तो चार्ज भाई हमारे कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। ये किसने बताया? बीएफ ने। अबे तुम्हारे बीएफ ने नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि चार्ज के कितने नेचर होते हैं? दो। देयर चार्ज इज ऑफ टू टाइप। हाँ सर, बीएफ का मतलब तो हम एक ही जानते हैं, जो कि वही होता है जी, लेकिन वो नहीं है जी। बीएफ का मतलब है हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, जिनकी वजह से हमारी ये दुर्घटना हुई पड़ी है क्लास 12th के अंदर। तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप। अब हमारे 4.5 पॉइंट ही हमारे तैयार हो गए। अब हम समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे इफेक्ट में आने वाली है
और क्यों हमें जनरली वो दिखाई नहीं देती जब वो कूट कूट के भरी हुई है, और वो बैलेंस कैसे कही जा रही है। तो देखो, हम सब जानते हैं, अब कुछ काम की बात कर लेते हैं कि कोई भी मैटर बना हुआ होता है एटम से। दुनिया का कोई भी मैटर ऐसा नहीं होगा कि वो एटम से मिलकर बना ना हो। और एटम की कुछ बातें 12th तक तो हम जानते ही हैं कि उसके सेंटर के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसकी रक्षा सुरक्षा कर रहे होते हैं चारों तरफ घूम घूम कर इलेक्ट्रॉन। और अकॉर्डिंग टू क्लास 10th हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, और अकॉर्डिंग टू 12th हम ये भी जानते हैं प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। मींस हमारे एटम के पास में चार्ज को होल्ड करने वाले दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2। ये हमारे चार्ज को होल्ड करके रखते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को रोक कर रख रहा है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को रोक कर रख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे चार्ज दो टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इसी को दो टाइप का बोला जाता है क्या, कि चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला, चार्ज पॉजिटिव वाला प्रोटॉन। गलती मत कर देना कि पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। भाई साहब, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज आएगा ना पॉजिटिव का या फिर नेगेटिव का, तो प्रोटॉन कुछ नहीं करने वाले, जो करने वाले वो होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन। डिफिशियंसी या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर डिफिशियंसी बन गई इलेक्ट्रॉन की, दैट बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज। अगर एक्सेस उसके ऊपर कूद कर आ गए, ऐड हो गए इलेक्ट्रॉन, दैट इज नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। तो मैं बस ध्यान से सुनना, प्रोटॉन तो एक पार्टिकल है जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को लेकर बैठा है, ना कि प्रोटॉन इज अ चार्ज। उसके पार्टिकल के ऊपर एक पावर है जो कि पॉजिटिव चार्ज को संभाल रही है। जनरली क्यों नहीं देखा जाता, क्योंकि मैटर कंटेन बैलेंस चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नेगेटिव है वो बराबर है पॉजिटिव के। कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमारी नेगेटिव की वही सेम प्रॉपर्टी पॉजिटिव की है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। ऐसा कहां देखा जाता है, ऐसा कहां देखा जाता है कि दो लोगों को जोड़ने पर, दो लोगों को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आए, दो लोगों को ऐड करने पर रिजल्ट 0 आए, मतलब दोनों लोग हैं फिर भी रिजल्ट 0 आएगा, मतलब कि उसके पास में हमें चार्ज देखा नहीं जाएगा। तो ऐसा सब तब होता है जब कोई नेगेटिव वैल्यू किसका सामना कर रही हो, पॉजिटिव वैल्यू का। जब मैं किसी नेगेटिव को ऐड करूं उसी के पॉजिटिव के साथ में, तो वो अपने आप को खत्म करके रिजल्ट क्या देती है, 0। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी मैटर बनता है उसके अंदर ये चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, और खूब सारी तरीके से होती है, भर भर के। क्योंकि कोई भी मैटर बनता है तो एक एटम से थोड़ी बनता है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बनता है। तो भैया चार्ज की कमी तो नहीं है, और चार्ज अंदर भी है। देखो, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, क्या प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन है तो चार्ज है। फिर उसका इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा, उसका इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा, चार्ज का इफेक्ट अभी हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या कर सकता है। वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन। मैं कह सकता हूं कि चार्ज कैसा है मेरा, अभी बैलेंस है। चार्ज मेरा कैसा है, बैलेंस है। और जब चार्ज बैलेंस होता है तो
तो दैट मैटर इज सेड टू बी न्यूट्रल। ये मैं कह सकता हूं कि मेरे को एक पॉइंट मिल गया कि ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कहलाया जाएगा। अगर ये मेरे पास में पेन है और इसको मैं टच करने पर मुझे कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये पेन कैसा है? न्यूट्रल। अगर मैं आपसे बात करूं क्या इसके पास में चार्ज नहीं है? है ना, एटम है, इलेक्ट्रॉन है, होंगे, पर टच करने पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि सर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसके पास में क्या है? प्रोटॉन। तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों बैलेंस है, और बैलेंस जब भी चार्ज होंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? न्यूट्रल। इफ यू वांट टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट, इफ तुम क्या करना चाहते हो? चार्ज एनी ऑब्जेक्ट। अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है या ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि चार्ज तो दो ही टाइप का है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हो तो चार्ज करने के लिए तुम क्या करोगे? जो तुम्हारे बैलेंस चार्ज हैं उनको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इम्बैलेंस। क्या करना पड़ेगा? इम्बैलेंस। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो या फिर प्रोटॉन बढ़ा दो। मींस या तो मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, या मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन घटा दूं, या मैं इसके अंदर प्रोटॉन ऐड कर दूं, या मैं इसके अंदर से प्रोटॉन माइनस कर दूं। या तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे हमारे बैलेंस की प्रॉपर्टी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर हमारा ऐसा है तो इन दोनों को जब तुम इम्बैलेंस कर दोगे तो आपकी बॉडी चार्ज होने लग जाएगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव और प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव, है ना। लेकिन ये कहा जाएगा कि प्रोटॉन तो पहले ही जंग में आने से मना कर देंगे, क्योंकि जब हम मैदान में आएंगे ना तो मंजर कुछ और ही होगा, है ऐसे ही नहीं। प्रोटॉन को बाहर निकालना या प्रोटॉन को किसी मैटर के अंदर डालना इज नॉट इजी, नॉट बच्चों का खेल। प्रोटॉन तो मना कर देते हैं, भाई देख मेरे बस की बात नहीं है, मेरा माथा खराब मत कर, मैं नहीं जाऊंगा, बैलेंस इम्बैलेंस जो भी है वो संभालेगा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि तुम यार मेरे नखरे नहीं उठा पाओगे, क्योंकि तुम मेरे को अगर किसी भी एटम से निकालने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे लिए तुम्हें मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। क्या भिखारी तुम्हारे पास है क्या? अरे सरकार हमारे पास नहीं है। तो चुपचाप बैठे रहो, फिर क्या करो कि किसी भी मैटर के अंदर से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने देने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है, और इतना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है और हम ये कर भी सकते हैं। तो इम्बैलेंस करने के लिए क्या होगा? ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल। तो कहानी ये आ गई, चार्ज अगर इम्बैलेंस हो सकता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से। तो यही तो कहा जाता है फॉर चार्ज एनी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल ओनली। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो हम उनकी किसी भी एटम से डिफिशियंसी करवा दें या फिर उसके अंदर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स भर दें, या तो कमी करवा दें और या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर दें।
ले भाई, अब देखो ये ऑब्जेक्ट शुरुआत में न्यूट्रल, इसका मतलब इसके पास में चार्ज है, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब इसके पास जो चार्ज है वो कैसा है, बैलेंस। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर अभी कैसे है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और तुम इसको क्या करना चाहते हो, बैलेंस से इम्बैलेंस करना चाहते हो। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, रिमूव इलेक्ट्रॉन और ऐड इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर, इन एटम, एटम के अंदर ऐड कर दें या फिर हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो चार्ज का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूं कि ये मास MO, इसको कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास M है, और 0 मीन्स नॉट में बोल रहा हूं इसको कि अभी इसके पास में कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही मैंने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा मेरा, ये ऑब्जेक्ट जो भी न्यूट्रल है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले, मैं इसी की बात कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना कि ये दूसरे एटम के अंदर जा रहे हैं, दूसरे के अंदर नहीं जा रहे। यही जो मैटर है वो हमारा बन जाएगा पॉजिटिव, ये एटम हमारा कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जब इसके अंदर से क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे समझ लेते हैं, मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ और ये हमारा बन गया पॉजिटिव नेचर का। क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही कम हुए तो किसका बोलबाला बढ़ जाएगा, हमारे प्रोटॉन का। किसका बन जाएगा, हमारे प्रोटॉन का। प्रोटॉन ज्यादा हुए तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इफेक्ट पूरा किसका आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे नेचर का बन जाएगा, पॉजिटिव नेचर का। अब देखो यहीं से एक बहुत छोटा सा LKG PYQ, जो LKG के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था कि जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएंगे, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे तब इसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैंने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इसका जो मास है इसके और इसके कंपैरिजन में क्या होगा। मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन थे, इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो अब ये बन गया, तो मास इसका घटेगा, बढ़ेगा या फिर सेम रहेगा। तो मैं ये कहूंगा जब ये न्यूट्रल था तब इसके पास मास ज्यादा था, जब ये पॉजिटिव हो गया तब इसके पास में मास हो गया कम। भाई साहब PYQ में आया था ये LKG में 2032 के अंदर, फ्यूचर में, पीछे आगे लंपन। तो ये हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जब वो पॉजिटिव बन जाता है तो उसके मास में भी इफेक्ट आता है और मास उसका चेंज हो जाता है। मींस मास कम हो गया इलेक्ट्रॉन छोड़ते ही। क्योंकि क्या यार, इलेक्ट्रॉन के पास में मास नहीं होता, होता है जी, तो होता है जी, तो फिर उस मास तो अपना एक लेके गया जी, तो लेने की वजह से क्या होगा जी कि उसके मास में डिफरेंस आएगा। तो इस पर ही एक बात याद आई, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इसका मतलब ये है कि मास और ये जो भाई चार्ज है इनके बीच में कुछ चल रहा है, कुछ तो रिलेशन है। कौन किसके बिना नहीं रह सकता, कौन किसके बिना नहीं रह सकता, मास चार्ज के बिना नहीं रह सकता या चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता। कि मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज या चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो देखो मास को कोई लेना देना नहीं है चार्ज से। क्या जब इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं था तो क्या ये न्यूट्रल रह नहीं पा रहा था क्या? अरे अकेला रह रहा था, क्यों आए जिंदगी बर्बाद करने के लिए, हम अकेले ही अच्छे थे। मीन्स मास कैन नॉट डिपेंड ऑन चार्ज बट चार्ज डिपेंड ऑन मास।
कि मास नहीं डिपेंड होगा चार्ज पर, लेकिन चार्ज जरूर डिपेंड होगा किस पर, मास पर, क्योंकि चार्ज को कोई तो होल्ड करके रखेगा, तो रखने के लिए कोई तो होगा जो इसको संभालेगा, और संभालने वाला कौन होता है, मास। तो भैया इन दोनों का रिलेशन यही है कि मास इज डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज बट चार्ज इज डिपेंड ऑन मास। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, अब एक कंडीशन ऐसी बनी कि इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, तो जैसे मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूं तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, ये एटम या ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन लेने पर ये नेचर इसका कैसा बन गया, नेगेटिव। अब भाई यहां से फिर वही PYQ क्वेश्चंस ऑफ एल्कीजी, ये पूछा गया था ऐसी कंडीशन में मास पर क्या डिफेक्ट पड़ेगा। तो भैया m जो मास था न्यूट्रल कंडीशन में वो कम है, अब मास जैसे वो नेगेटिव हुआ तो बढ़ गया, क्योंकि अब एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ में क्या लेकर आ रहे हैं, अपने साथ में मास लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं वो अपने साथ में, मास लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एटम है उसका मास चेंज, मतलब जो मैटर है उसका मास चेंज हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आगे जाकर बहुत बड़े पॉइंट्स बन जाते हैं कि मास घट जाता है इलेक्ट्रॉन से या फिर बढ़ जाता है या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता। हम तो ये सोच लेते हैं क्या फर्क पड़ रहा है, छोटी सी क्वांटिटी है, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन बात है। और यहीं से हमें ये भी पता चला था कि चार्ज और मास में क्या चल रहा है, भाई साहब पता लगा लिया CID ने, दोनों में रिश्ता क्या है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता वो कहलाता है कि मास तो रह लेगा, चार्ज नहीं रहेगा। चलो, अब हमने ये देखा कि हमारे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लिया है, चार्ज कर लिया नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, इसी थ्योरी पर मैं पूछता हूं, ये ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव है और ये ऑब्जेक्ट मेरा नेगेटिव है। अब डाउट आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब इस पर प्रोटॉन है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इस पर कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने पहले ही कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर प्रोटॉन है उसके सरफेस पर या प्रोटॉन आ गए। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये जरूर है, इसका मतलब ये जरूर है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जरूर है कि इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो सिर्फ आने जाने का काम कौन कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन पॉजिटिव देखकर प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया जाएगा, नेगेटिव देखकर इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया जाएगा। बताया क्या जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हमारे आ रहे हैं। तो ये हमारा एक और डाउट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम डाउट पर आते हैं कि चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है। चार्ज को डिनोट किया जाता है हमारा Q सिंबल से, और चार्ज की जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है हमारा Q कैसे बनेगा, IT। अपने दिमाग की मेमोरी ने बता दिया, तूने Q को रिपीट कर दिया, पेन अपने आप रुक गया, आगे काम करना गड़बड़ होगी भाई साहब। क्यों लिख दिया, Q इक्वल टू IT, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज। कभी कभी स्मॉल में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चार्ज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT। और इस चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है इसकी कूलाम। क्या होती है, कूलाम। किसकी यूनिट, चार्ज की। अब यूनिट से मुझे दिमाग में आया कि जो यूनिट है चार्ज की मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखी है, एक MKS सिस्टम में और दूसरा पार्ट है मेरा CGS सिस्टम का। मींस चार्ज की यूनिट को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है, एक पार्ट है मेरा MKS और दूसरा पार्ट है मेरा CGS। मींस चार्ज की यूनिट दो तरीके से डिफाइन करी जाएंगी इन MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम।
तो एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम की बात करूं तो एमकेएस में क्या होता है, जो एमकेएस सिस्टम है उसके अंदर चार्ज की यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होती है? कूलम। कूलम एमकेएस सिस्टम में पढ़ी जाती है चार्ज की यूनिट को लेकर, लेकिन जैसे ही हम जब सीजीएस के अंदर आते हैं, जैसे ही हम लोग सीजीएस के अंदर आते हैं तो सीजीएस के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है ईएमयू और एक हो जाता है इधर ईएसयू। एक हो जाता है ईएसयू और एक हो जाता है ईएमयू। इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट और इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है ना। अब ईएसयू को एक और नाम से जाना जाता है, ईएसयू को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है स्टेट कूलम। वो नाम है स्टेट कूलम। और ईएमयू को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट कूलम। अब देखो मैं चार्ज की यूनिट डिस्कस कर रहा हूं। चार्ज की कॉमनली यूनिट जो यूज कर रहे हैं वो हम कूलम करते हैं, लेकिन कूलम कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग है? एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो चार्ज की यूनिट कूलम होती है। लेकिन दूसरा सिस्टम और है जिसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, जिसके दो पार्ट है, एक ईएसयू और एक है हमारा ईएमयू। अब जो ईएसयू है ना, इसका इफेक्ट, इस यूनिट का यूज कब करते हैं? इधर आ जाओ। इसका यूज कब करते हैं? इस यूनिट का यूज हम करते हैं चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में। मतलब फायदा फिर ये हो गया कि हमें दूसरी वाली पर तो हमें दूसरी वाली पर तो ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेट है और मैग्नेट कब बनती है, मैग्नेटिक इफेक्ट कब बनता है? जब चार्ज मूव होता है। तो आपकी दो यूनिट इस पूरे टॉपिक में डिस्कस होने वाली है, कूलम और एक स्टेट कूलम। एक कूलम डिस्कस होने वाली है और दूसरी क्या होने वाली है? स्टेट कूलम। क्योंकि मैंने एक लेक्चर क्लास 10th का लिया था जिसके अंदर मैंने ये यूनिट डिस्कस कराई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जब हम स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टडी करते हैं तब हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। और आज वो समय आ चुका है जब क्लास 12th की, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज पढ़ रहे हैं। ये हमारे डिजाइनर गोदारा जी ने डिजाइन करा है और सहयोग दिया है हमारे मिस्टर प्रभव सर ने। तो उन्होंने बोला था कि लेक्चर के दौरान ये बार बार थोड़ा दिखाते रहना, हमारा भी नाम होता रहे। तो ये जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज को, इसके अंदर मैं चार्ज को रेस्ट में पढ़ने वाला हूं, जिस कारण मुझे दो ही यूनिट पढ़नी है, कूलम पढ़नी है और दूसरी पढ़नी है मुझे स्टेट कूलम। तो सर कूलम और स्टेट कूलम में कोई रिश्ता तो नहीं निकल सकता? अगर पढ़ने वाली हैं, दोनों यूज में होने वाली हैं, तो क्या इनमें कोई रिलेशन तो नहीं है? अगर दोनों पढ़ने वाले हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई छुपी हुई बात हो सकती है। तो छुपी हुई बात क्या है कि कूलम वर्सेस स्टेट कूलम। कूलम और स्टेट कूलम में रिश्ता क्या है? कूलम और स्टेट कूलम कब लगाई जा रही है, या दोनों को लगाने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या दोनों में डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है कि एक कूलम, एक सीबी, एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के। गजब टोपीबाज आदमी है। एक कूलम के पास में इतनी पावर है कि वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम की जाकर बराबरी करेगा। इसका मतलब कूलम से छोटी यूनिट होती है। स्टेट कूलम इज स्मॉलर यूनिट देन कूलम। कि कूलम से छोटी यूनिट बनने वाली है कौन सी? स्टेट कूलम की। और दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा है। बारी बारी से यहाँ तक का हम रिपीट कर देते हैं। पार्डन प्लीज सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, सॉरी साइंस बोल दिया था, फिजिक्स कर लेना। एंड इलेक्ट्रोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज, the state in motion. And what the mean of electrostatic? Electro means charge and static means rest. The word charge comes from the letter electrum in Greek word. And charge, what the effect of charge? चार्ज व्हाट प्रोड्यूस एंड व्हाट एक्सपीरियंस, चार्ज क्या कर सकता है और चार्ज क्या महसूस कर सकता है। तो हमने बात करी तो चार्ज है क्या, चार्ज किसी भी मैटर के अंदर छुपी हुई एक प्रॉपर्टी है, बहुत कूट कूट कर भरी हुई रहती है, लेकिन इफेक्ट क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि चार्ज बैलेंस रहता है। चार्ज दो टाइप का होता है बैलेंस करने के लिए, एक पॉजिटिव नेचर का और एक नेगेटिव नेचर का। तो किसी को पॉजिटिव नेगेटिव करना है तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस से इम्बैलेंस। और बैलेंस से इम्बैलेंस करने के लिए हमने थ्योरी देखी थी, या तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो या इलेक्ट्रॉन घटा दो, क्योंकि प्रोटॉन साफ मना कर देते हैं कि मुझे निकालने की तुम्हारी औकात नहीं है, तो तुम्हें क्या करना होगा, इतनी पावर से इलेक्ट्रॉन देने होंगे या फिर निकालने होंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से बात करी जाए इम्बैलेंस की, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हमारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फिर ये डेफिनेशन क्लास 10th के स्टैंडर्ड की, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज एनी बॉडी। तो जब हमारे यही पता चल गया कि हमारे ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलने वाले हैं, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और इलेक्ट्रॉन्स को डाला। जब इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन रही थी, इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे तो बॉडी नेगेटिव चार्ज बन रही थी। तो दोनों के मास पर क्या इफेक्ट आ रहा है, कि कैसे मास घटेगा या बढ़ेगा, ये हमने बताया था आपको कि पॉजिटिव नेचर में मास घट जाएगा, नेगेटिव नेचर में मास उसका पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। अब चार्ज Q IT Coulomb, state Coulomb in CGS system, ESU, EMU, electromagnetic unit, and also known as absolute Coulomb। तो ये हमारी चार्ज की यूनिट हो गई, एक तो Coulomb, दूसरी स्टेट Coulomb, तीसरी एब्सोल्यूट Coulomb। तो फिर एब्सोल्यूट Coulomb का भी एक रिलेशन देखा जाता है कि एक एब्सोल्यूट Coulomb 1 एब्सोल्यूट Coulomb इज इक्वल टू 10 Coulomb। ले भाई, जो यहां पर Coulomb इससे बड़ा बन रहा था, जो ये Coulomb इससे बड़ा बन रहा था, अब वो Coulomb सिर झुकाए खड़ा है एब्सोल्यूट Coulomb के सामने, क्योंकि एक एब्सोल्यूट Coulomb 10 Coulomb के बराबर है, एक अकेला 10 पर बारी। तो ये हमारी बन गई कुछ यूनिट। अब कभी कभी एक और यूनिट पूछ ली जाती है इसके लिए, और यूनिट क्या है, जैसे कि फैराडे। कौन सा डे? फैराडे। फैराडे पूछ ली जाती है। अब ये फैराडे यूनिट है ना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमकेएस सीजीएस, ना तो ये एमकेएस का पार्ट है और ना ये सीजीएस का पार्ट है। ये एक अलग ही यूनिट है जो अपनी मस्ती में मस्त है, जिसकी वैल्यू होती है 965,000 Coulomb। लो भाई, सबसे ज्यादा अब इसी की हो गई। और एक और यूनिट और होती है एम्पियर इंटू आर, तो वो हमारी होती है 3600 Coulomb। तो ये हमारी प्रैक्टिकल यूनिट है, ज्यादा बड़े चार्ज के लिए हम लोग इनको इस्तेमाल में लेते हैं। बाकी नॉर्मल हमारा जो चार्ज चलता रहेगा वो Coulomb और स्टेट Coulomb पर चलता रहेगा। लेकिन फैराडे और एम्पियर आर भी दो यूनिट हैं जो कि किसकी हैं, हमारे चार्ज की हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अब डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज की डायमेंशन क्या है? चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT। करेंट की डायमेंशन होती है एम्पियर, टाइम की डायमेंशन होती है सेकंड। तो Q इक्वल टू A, और टाइम के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डायमेंशन के लिए T लिखते हैं, तो टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, T। सेकंड मत लिख देना, कहीं S लिख दो इसमें। ये होता है हमारा क्लास 11th के अंदर, हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब वो रूट क्वांटिटीज जिनके अंदर से बहुत सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज ने जन्म लिया है। तो वहां हम दिखाते हैं कि लेंथ की यूनिट तो मीटर होती है, लेकिन लेंथ की डायमेंशन क्या रहेगी, L।
ऐसे ही मास की यूनिट तो हमारी केजी होती है, लेकिन उसके लिए डायमेंशन क्या यूज होगी, एम। तो ऐसे करंट के लिए हमारी डायमेंशन ए यूज होती है और टाइम के लिए डायमेंशन होती है टी। तो हम लोग बोल सकते हैं Q इक्वल टू ए टी, इसकी क्या बन गई, डायमेंशन। तो और मैं कह सकता हूँ कि Q की डायमेंशन M0 L0 M0 L0 A T, ये हमारी डायमेंशन हो गई कंप्लीट किसकी, चार्ज की। तो ये कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन, बहुत छोटे लेवल का इंट्रोडक्शन, स्टेप बाय स्टेप अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते चलेंगे। आज बस हमने चार्ज और चार्ज के क्या रूप होते हैं वो थोड़े से देखे हमने, कैसे नापा तोला जाएगा, कैसे चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर आता है, कौन चार्ज को लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लेकर। अब हम देखेंगे कि चार्ज की क्या क्या पावर्स हैं जो कि चार्ज के पास होने से चार्ज को पावरफुल बनाती हैं। तो नेक्स्ट सेशन का हम लोग आपके लिए नेक्स्ट सेशन आपके लिए लेकर आएंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चैनल नया है लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। तो फिजिक्स पल्स के साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द चार्ज। स्टे ट्यून्ड।